तक हम आपको अर्थशास्त्र में उसका पार्ट 1 पढ़ा रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो इसका एक और पार्ट है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 11 के अध्याय 1 परिचय अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये आपका दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इसको हम आज नोट्स के रूप में पूरा लेसन आपको समझाने जा रहे हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। इसके नोट्स हिंदी में हमने दिए हैं। इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट 1 परिचय अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है, जिससे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने और विश्लेषण करने में लाभदायक होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। मेन जो चीज़ होती है व्यक्ति के लिए वो यही चीज़ है। उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, तन पे डालने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। इन तीनों को मिला के एक इंसान की अर्थव्यवस्था तैयार होती है। उत्पादन की इकाइयाँ, प्रोडक्शन यूनिट्स, वे सभी साधन जहाँ से धन उपार्जन किया जाता है उत्पादन की इकाइयाँ कहलाती हैं। जैसे ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कृषि, इन सब में काम धंधे करके धन का उपार्जन होता है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाइयां मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं तीनों कारकों के लिए मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है और सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएं करते हैं, जिनमें से कई धन उपार्जन से उद्देश्य से की जाती हैं, तो कई बिना किसी स्वार्थ और धन उपार्जन के उद्देश्य के बिना ही की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिसमें व्यक्ति धन और संपत्ति प्राप्त कर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है, अर्थात धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कपड़े बेचना, नौकरी करना, मजदूरी करना, व्यवसाय करना आदि। संसार के सभी व्यक्ति उपभोक्ता हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं। दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती हैं वो 2 भाग में हैं। एक है आर्थिक क्रिया, दूसरी है गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में धन उपार्जन के उद्देश्य के लिए जो किया गया कार्य है, जैसे मजदूरी, खेती करना, चिकित्सा, व्यापार करना, दुकान चलाना, ये आर्थिक क्रियाएं हैं जो कि धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं। एक है तो होती है गैर आर्थिक क्रियाएं, बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य, जैसे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, माता पिता भाई बहन की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये सब जो हैं गैर आर्थिक कार्य हैं। आर्थिक क्रियाओं में क्या शामिल है? आर्थिक क्रियाएं जो धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं, उसमें पहले उत्पादन है, फिर उपभोग है, फिर निवेश है, फिर विनिमय है, फिर वितरण है। तो हम एक एक पार्ट को लेके चलते हैं। उपभोग एक क्रिया है। सबसे पहले तो उत्पादन की प्रक्रिया है कि हमको कोई भी चीज़ अगर यूज़ करनी है तो हमें उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। अब वो चीज़ अगर उत्पादित हो गई है तो उसका कंजम्पशन होगा, तो उसको उपभोग कहते हैं। उपभोग एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं। जैसे वस्तुओं का उपभोग है भोजन लेना, चाय पीना, दूध पीना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, कार चलाना, पुस्तकें पढ़ना आदि वस्तुओं के उपभोग हैं। सेवाओं का उपभोग, डॉक्टर से इलाज करवाना, दर्जी से कपड़े सिलवाना, मोची से जूते पॉलिश करवाना, शिक्षक से शिक्षा लेना, वकील से केस लड़वाना आदि सेवाओं का उपभोग है। यदि हम वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग नहीं करें तो इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी नहीं होगा। यदि हम वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग नहीं करेंगे तो इनका उत्पादन भी नहीं होगा। यदि कोई समाचार पत्र ही ना पढ़े तो अखबार क्यों छपेंगे? एक अन्य उदाहरण है, लोगों ने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न को देखना बंद कर दिया, यानी उसका इस्तेमाल, उपभोग बंद कर दिया, तो इन टेलीविज़न का उत्पादन लगभग समाप्त हो चुका है।
तो ये इसमें आपका पॉइंट थोड़ा अलग हो गया था। फर्स्ट पॉइंट उत्पादन था, सेकंड उपभोग था। तो हमने पहले उपभोग आपको बता दिया है, अब उत्पादन है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर उपभोग लायक बनाया जाता है ताकि वस्तु की उपयोगिता तथा सेवाओं में वृद्धि की जा सके, उत्पादन कहलाता है। जैसे गेहूँ एवं चीनी जैसे कच्चे माल का उपयोग से बिस्किट बनाना एक उत्पादन प्रक्रिया है। मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को डॉक्टर बनाना, लॉ कॉलेज द्वारा छात्रों को वकील बनाना आदि सेवा क्षेत्र में उत्पादन के उदाहरण हैं। उत्पादक वो व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है एवं उसमें लाभ कमाता है, उत्पादक कहलाता है। जैसे किसान, बढ़ई, लोहार, सुनार, वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां, सरकार आदि। कई क्षेत्रों में सरकार भी उत्पादन का कार्य करती है, इसलिए वो भी एक उत्पादक है। फिर आता है आय यानी इनकम। हम अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, इसे ही आय या इनकम कहते हैं। आय को दैनिक, मासिक और वार्षिक रूप में मापा जाता है। फिर आता है सेविंग, बचत। आय का वो भाग जिसका उपभोग नहीं कर पाते हैं बचत कहलाता है। फिर आता है व्यय। आय का वो भाग जिसका हम उपभोग करते हैं वो व्यय कहलाता है। नेक्स्ट आता है निवेश, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन और एवं सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से नए परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, निवेश कहलाता है। वितरण, वितरण एक क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के बीच आय का सही प्रकार से वितरण ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके, ये एक अध्ययन का विषय है जिसे वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। उत्पादन के 4 कारक यानी साधन होते हैं और जिनके मूल्य निम्नलिखित हैं। भूमि, भूमि से प्राप्त होता है किराया। फिर आता है श्रम, श्रम से मिलता है मजदूरी। फिर आता है पूंजी, पूंजी से मिलता है ब्याज। फिर आता है उद्यम, उद्यम से प्राप्त होता है लाभ। उपभोग, उत्पादन और वितरण ये 3 अर्थशास्त्र के मुख्य घटक भी हैं। नेक्स्ट आता है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री से संबंधित है। आजकल विनिमय की क्रिया मुद्रा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है गैर आर्थिक क्रियाएं। वे सभी क्रियाएं जो बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, मनोरंजन करना, संगीत सुनना, माता पिता और भाई बहन की सेवा आदि सभी गैर आर्थिक क्रियाएं प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य और देश प्रेम के उद्देश्य से की जाती हैं। फिर आता है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है जो ये बतलाती है कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इनके वैकल्पिक उपयोग हैं। इसके बाद आता है इस चैप्टर का शीर्षक सांख्यिकी। ऐसे वक्तव्य जिसमें संख्या संबंधी तथ्य हो सांख्यिकी या समंक कहलाता है। अर्थात सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। वो विज्ञान जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण के विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं सांख्यिकी कहा जाता है। जैसे सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनवॉल हैं। सांख्यिकी को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, बहुवचन सांख्यिकी के रूप में, एक वचन सांख्यिकी के रूप में। तो बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी जो है उससे मतलब है अंकों में व्यक्त की गई सूचनाओं और आंकड़ों से जिनका हम सांख्यिकी के विभिन्न विधियों में प्रयोग करते हैं। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का समूह होता है जिसमें सभी समंकों को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें संख्यात्मक विवरण हो सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, अर्थात सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं होती हैं। सांख्यिकी की विशेषताएं, वे सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी हो सकती हैं जिसमें निम्नलिखित गुण हों। सूचनाएं तथ्यों के समूह के रूप में हों ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। सूचनाएं एक कारण से प्रभावित ना होकर अनेक कारणों से प्रभावित होती हों, एक दूसरे से संबंधित हों, संख्यात्मक रूप में व्यक्त हों, गुणात्मक रूप में नहीं। नेक्स्ट है उनका संकलन एक निश्चित उद्देश्य से हुआ हो, सभी सूचनाएं समान प्रवृत्ति की हों, अनुसंधान के उद्देश्य से हों, उसकी प्रवृत्ति और आकार के आधार पर योजित मात्रा में परिशुद्ध हों।
वे सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं हो सकती जिसमें निम्नलिखित गुण ना हों। यदि तुलनात्मक अध्ययन संभव ना हो, संख्यात्मक समूह में ना हो, एक दूसरे से संबंधित ना हो, समान प्रवृत्ति की ना हो, अनेक कारणों से प्रभावित ना हो, अकेली संख्यात्मक विवरण ना हो। सांख्यिकी नहीं है। राम की आयु मोहन की आयु से दुगनी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से आधी है। सचिन बड़ा है और गोपी छोटा है। करीम की उम्र 32 वर्ष है। मोहन गरीब है और सोहन अमीर है। हमारे विद्यालय में 40 शिक्षक हैं। ये सब जो है सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी है क्या? भारत में मृत्यु दर 15/1000 है। 2015 में CBSE की परीक्षा में 97% विद्यार्थी सफल रहे। भारत में 65% आबादी युवा है। मोहन ने रमेश से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जेब खर्च 250 रुपये प्रति माह है। कोई अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती। कोई अकेली संख्यात्मक सूचना इसलिए सांख्यिकी नहीं होती क्योंकि इसका तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है और ना ही इन पर कोई प्रकाश डाला जा सकता है। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय है सांख्यिकी ही उन विधियों से है जिनमें हम सांख्यिकी के संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करना, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनका निर्वचन आदि का अध्ययन करते हैं। वो विधि जो संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन का अध्ययन करती है, एक वचन सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं या विधियां। आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। जब कोई अन्वेषक अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों को स्वयं अथवा अन्य प्रकाशित या अप्रकाशित विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त करता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। फिर आता है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। जब इन संकलित आंकड़ों को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं, वर्गीकरण करते हैं या संपादन करते हैं तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कहते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इन व्यवस्थित आंकड़ों को जब अन्वेषक के द्वारा सारणीयन, आरेखीय प्रस्तुतिकरण या चित्रमय प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। आंकड़ों का उपयुक्त विधि द्वारा प्रस्तुतिकरण के बाद इनका विश्लेषण अनेक विधियां जैसे माध्य, माध्यक, अपकिरण अथवा सहसंबंध आदि से प्रयोग से किया जाता है। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का विश्लेषण कहा जाता है। आंकड़ों का निर्वचन। जब कोई अन्वेषक विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का निर्वचन कहा जाता है। सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। सांख्यिकी एक विज्ञान की भांति ही इसमें पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसमें शोध संभव है तथा इसकी सभी विधियां वैज्ञानिक मतों पर आधारित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती हैं। सांख्यिकी विज्ञान के रूप में विशेषताएं। इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध समूह और अध्ययन हो, इनकी विधियां क्रमानुसार हों, इसके नियम सार्वभौमिक हों, इसमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता हो, इसमें गतिशीलता का गुण हो, इसमें कारण और प्रभाव का संबंध स्पष्ट हो। सांख्यिकी एक कला का संबंध कार्य से है। कार्य करने की क्रिया को कला कहते हैं, जिससे हम कार्य करने का ढंग, कौशल, निपुणता, परिणाम तथा अनुभव प्राप्त होता है। यही कारण है कि सांख्यिकी को कला भी कहा जाता है। सांख्यिकी कला के रूप में विशेषताएं। ये कार्य करने के व्यवस्थित ढंग को सिखाता है। कला लक्ष्य की ओर पहुंचाता है। कला से आत्मसंयम और अनुभव की प्राप्ति होती है। कला से समस्याओं का समाधान मिलता है। कला से कौशल, निपुणता के साथ साथ परिणाम प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी का कार्य। सांख्यिकी जटिल सूचनाओं को सरल बनाती है। ये जटिल सूचनाओं को विश्लेषण और निर्वचन योग्य बनाती है। सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी ज्ञान और कला दोनों के रूप में कार्य करती है। सांख्यिकी विभिन्न मदों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करती है। ये नीति निर्धारण और पूर्वानुमान में सहायक है। सांख्यिकी की कुछ सीमा भी होती है, लिमिटेशन होती हैं, तो वो ये हैं। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम पैदा कर देते हैं। सांख्यिकी सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी नियम केवल औसत पर ही सत्य उतरते हैं। इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। इसका दुरुपयोग भी संभव है। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व।
सांख्यिकी उपभोग संबंधित आंकड़ों का अध्ययन कराता है। यह आर्थिक नियोजन के लिए ढांचा प्रदान करता है। व्यापार एवं उत्पादन में सांख्यिकी व्यापार का आकार बढ़ने पर मांग एवं पूर्ति का सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा विनिमय संबंधित अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं। कुछ लोग सांख्यिकी पे अविश्वास करते हैं। उनके अविश्वास करने का निम्न कारण है। अधिकांश लोग आंकड़ों पे विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। इसलिए कुछ संस्थाएं इस विश्वास का फ़ायदा उठाकर सही चीज़ को झूठी तथा झूठी चीज़ को सही साबित करने के लिए गलत आंकड़े प्रस्तुत कर देती हैं। एक ही समस्या से संबंधित अनेक आंकड़े होते हैं। पूर्व निर्धारित आंकड़ों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला जा सकता है। सही आंकड़ों को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो। आंकड़ों का संकलन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जा सकता है, जिससे गलत निष्कर्ष निकलते हैं। तो ये सांख्यिकी के पहले चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक को नोट्स के रूप में हमने समझाया है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। और हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।